हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुड चैनल लर्न विद एनआईएस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल हमने आपको केमिस्ट्री के बेसिक कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने बेसिक्स में स्टार्ट की थी। ठीक है, तो आज हम उसका आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फुल डिटेल वाइज पढ़ेंगे। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो जिससे आपको अच्छे प्रॉपर तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का आगे का टॉपिक। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री का आगे का टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिख देती हूँ मैं। केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड है। ठीक है, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर टैप कर सकते हैं। पहले आप बेसिक चीज़ें क्लियर कीजिए अपनी, फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है, जब तक आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब आपको पहले ही नहीं पता कि पहले क्या हुआ है तो आप आगे कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, हाथ के हाथ नोट्स बनाइए रहिएगा, जिससे आप अपनी ईजी लैंग्वेज में बनाइएगा, जिससे आपको ईजी हो पेपर में लिखने में और मार्क्स अच्छे से अच्छे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकेंड है इसका, पार्ट सेकेंड। ठीक है, इसमें दे रखा है, पहला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ कितने होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ कितने होते हैं, 5 लॉ होते हैं। ठीक है, 5 लॉ बताए गए हैं। ठीक है, पहले लॉ के आगे चलते हैं। ठीक है, पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट में चलते हैं। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो उससे पहले समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, इसके आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, देखो पहले है कि जब दो एलिमेंट को बनाते हैं हम, मतलब दो एलिमेंट को लेते हैं, जैसे हमने लिया, सपोज कीजिए एक लिया हाइड्रोजन और एक लिया ऑक्सीजन, उन दोनों की जो मिलकर एक कंपाउंड बनता है एलिमेंट, उसे क्या बोलते हैं, एक क्या बना हमारे कंपाउंड बना। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मॉलिक्यूल डाल देते हैं। ठीक है, एक लिया हमने हाइड्रोजन H2 प्लस O2। ठीक है, ये क्या है हाइड्रोजन और ये क्या है ऑक्सीजन। अब दो एलिमेंट को हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन, अब H2O बनेगा, ये क्या बनेगा H2O। बैलेंसिंग करने के लिए क्या आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, 2H2O, इसे क्या बोलते हैं वाटर। ठीक है, जब दो एलिमेंट का बन के एक कंपाउंड जो मिक्सचर बनता है उसे क्या बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब कंपाउंड के बारे में समझते हैं, कंपाउंड क्या होता है। देखो कंपाउंड ये होता है, कंपाउंड में यहाँ पे समझाती हूँ। कंपाउंड होता है जैसे हमने लिया दो, फॉर एग्जांपल भी दो एलिमेंट्स लिए हमने। ठीक है, उन दोनों का जो रेशियो हो वो बिल्कुल सेम हो। ठीक है, सेम का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिया कि NH3 क्या होता है, NH3 क्या होता है हमारा, मतलब डिफरेंट हो। ठीक है, NH3 क्या होता है हमारा, NH3 होता है हमारे कंपाउंड। ठीक है, जिसमें दो चीज़ मिलकर एक कंपाउंड बना है हमारा। ठीक है, दो चीज़ें मिलाकर अलग अलग। ठीक है, जैसे N लिया NH3, एक ले लिया हमने H2O, एक ले लिया हमने H2SO4। ठीक है, इनका क्या है, दो अलग अलग रेशो में लिया गया है, तो वो क्या हुआ हमारा एक कंपाउंड हुआ है हमारा। ठीक है, तो अलग अलग रेशो में लिया गया है। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल है जैसे Cl2। ठीक है, इसमें क्या है Cl2, इसमें दो का रेशो लगा है। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा हमारा मॉलिक्यूल। ठीक, अब देखो जो सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंपाउंड नहीं होते। जो सारे मॉलिक्यूल हुए वो कंपाउंड तो नहीं होते, बट जो सारे कंपाउंड होते हैं उन्हें मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक, सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते, बट सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, समझ रहे आप। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो एलिमेंट से बनके एक मिक्सचर बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, एक एलिमेंट बनता है फिक्स्ड रेशो में। जैसे हमने लिया Cl2, जैसे O2 लिया, O सेम रेशो में आए हैं। ठीक है, O2 बना हो तो उसे क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल। अगर कोई चीज़ डिफरेंट रेशो में बनती है, जैसे मैंने बताया NH3 क्या होता है अमोनिया, हमारा अमोनिया एक डिफरेंट है, N नाइट्रोजन, H हाइड्रोजन, N के कितने हैं 1 है, H का कितना है 3 है, इसमें तो अलग अलग रेशो में हुए तो उसे क्या बोलेंगे हम कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, इतना है, समझ गए हो गया।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंपाउंड मैंने बताया कि फिक्स्ड रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो होता है एटम का डिफरेंट एलिमेंट में, ठीक है, इतना समझ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, मैंने इतना तो बता दिया आपको कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। अब चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ ये देखो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये लॉ दिया था एंटोनियो लॉइजर ने, ठीक है, इन 1789 में दिया था उन्होंने, ठीक। अब देखो इस लॉ में क्या बताया था उन्होंने, ठीक है, इस लॉ में बताया था मैटर जो होता है कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब मैटर होते हैं वो ना क्रिएट किए जाते हैं और ना डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, ठीक है, ना बनाए जाते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया मीथेन और ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया हमने CH4, एग्जाम्पल के लिए लिया CH4 प्लस 2O2, ठीक, क्या बना हमारा ये CO2 प्लस 2H2O, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये ले लिया हमने, ठीक है, CH4 2O2 CO2 और 2H2O, ठीक है, ये हमारा एक, इसे क्या बोलते हैं हम, इस चीज को बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और जो बन के आता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक, ये होता है हमारा रिएक्टेंट और ये होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो उसमें उन्होंने बताया था कि दोनों का जो मास हो वो फिक्स्ड रेशियो में आए, मतलब जो इनका मास वेट और आए वो भी फिक्स्ड आए और इसका आए वो भी फिक्स्ड में आए, ओके, समझ गए आप। अब देखो CH4 है, जैसे CH4, C का कितना होता है 12, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे C का क्या होता है 12, ठीक, H हाइड्रोजन क्या हुआ हमारा 4, तो 12 प्लस 4 क्या हुआ हमारा 16 ग्राम, ठीक है। अब प्लस O2 में प्लस O2 O कितना होता है हमारा 16 2 है, 2 मतलब 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 16 प्लस 16 क्या हो गया हमारा 32, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, मतलब पहले रिएक्टेंट निकालेंगे हम फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, ओके। 16 प्लस 32 क्या होगा हमारा 80, 32 है, फिर इसका डबल भी तो होगा, मतलब 6 O है हमारे, 2 दे रखे हैं 32, फिर इसका डबल भी तो होगा, क्या हो जाएगा हमारा 64, ठीक। अब देखो 60 प्लस 64 क्या होता है हमारा 80 ग्राम, मतलब रिएक्टेंट का क्या निकला 80 ग्राम, मतलब उन्होंने बताया था कि रिएक्टेंट भी सेम आए, दोनों का मास हमारा सेम आए, ठीक, जो आए, ठीक। अब CO2 उसका निकालेंगे हम, CO2 प्लस 2H2O, ठीक, ये है। अब CO2 का निकलेगा हमारा 12 प्लस 32, ठीक, ये आ जाएगा हमारा 44, ठीक। अब निकालेंगे 2H2O का, 2H2O का क्या निकलेगा 18 इंटू 2 में निकलेगा ये, ठीक, 18 36 आया हमारा, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा 44 प्लस 36, ये आ जाएगा हमारा 80 ग्राम, ठीक है। अब देखो दोनों का रेशियो हमारा क्या आया, बिल्कुल सेम आया, एग्जैक्ट सेम आया, तो क्या उन्होंने यही कहा था, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ना हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं ना इसको पीछे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये हमारा फिक्स्ड अमाउंट में आया है, दोनों सेम आए हमारे रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। तो उन्होंने यही बताया था कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब मैटर है जो क्रिएट भी नहीं हो सकता और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। अब देखो बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग क्यों करते हैं हम, क्योंकि देखो यहाँ पे हम जब बैलेंसिंग करेंगे तो वो लॉ को फॉलो करते हुए, किस लॉ को फॉलो करते हुए, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अगर हम बैलेंसिंग को फॉलो ही नहीं करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, इतना समझ गया, आई होप समझ आ रहा होगा आपको, ठीक। पहले हमने क्या किया, CH4 का हमने मास निकाला, इसमें आया 16 प्लस 32, फिर इसका निकाला हमने, इसका भी आ गया हमारा 32, ठीक। अब देखो दोनों का क्या निकला है, बिल्कुल सेम में निकला, एग्जैक्ट सेम में निकला, दोनों का क्या आ गया 80 और 80, ठीक है, ना हम उसको क्रिएट कर पाए ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। तो यही चीज एंटोनियो लूजियर ने कही थी कि हम ना किसी मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। इतना समझ आ गया आपको।
अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, इसके नोट्स बनाते रहिए जिससे आपको इजी हो। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, देखो हमने पिछला लॉ बताया था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, वो हमने पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आप नोट्स भी बनाते रहिए साथ ही साथ में। ठीक है, अब हम बताएंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये लॉ किसने दिया था, कब दिया था, क्या चीज़ है इस लॉ में। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये दिया था जॉर्ज प्राउस ने। ठीक है, इन 1789 में दिया था। ठीक, ये है फ्रेंच के केमिस्ट थे। ठीक है, फ्रेंच के केमिस्ट जॉर्ज प्राउस ने ये लॉ जारी किया था। ठीक, अब इस लॉ में उन्होंने क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन समझते हैं पहले। तो हम इसकी डेफिनेशन है, ही स्टार्टेड दैट द गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब उन्होंने जो कहा था कि उनका कहने का ये मतलब था कि जो कंपाउंड कंटेन हो वो एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन पे हो। ठीक, सेम प्रोपोर्शन पे उनका वेट हो। ठीक, इसका मतलब ये है कि H2O जैसे हमने लिया वो एक सेम प्रोपोर्शन में हो। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए हमने लिया एग्जांपल 2H2 प्लस O2 2H2O। ठीक है, ये हमने एलिमेंट लिया। ठीक, अब देखो HO, पहले हम लेते हैं HO का। ठीक, HO दो ही कंपाउंड दे रखे हैं इसमें, HO से तो हमारा बना है वाटर। ठीक, अब HO लिया हमने, HO क्या है हमारा, यहाँ पे लिया हमने 2, यहाँ पे लिया हमारा 16, यहाँ पे लिया हमने 16। ठीक, अब देखो इसमें क्या आया, यहाँ पे आया 2:16, इसका क्या आएगा 1:8 में आएगा। ठीक है, 1:8 क्या हुआ, ये पानी का रेशो। देखो हर जगह का पानी सेम ही होता है तो रेशो भी सेम ही होगा ना। H2O का क्या मतलब होता है, वाटर भी सेम एग्जैक्टली होता है ना। ठीक, अब देखो 1:8 हर जगह का वाटर सेम ही अमाउंट में होगा, सेम ही मास में होगा, तो फिर सेम मास में कंटेन हुआ इसका। ठीक, पानी का रेशो क्या हुआ, बिल्कुल सेम। ठीक, इसलिए हमने बताया था। सेकंड एग्जांपल देते हैं हम, सेकंड एग्जांपल दिया हमने कार्बन CO का। ठीक है, अब देखो CO लिया हमने प्रोपोर्शन में, इसका क्या हुआ 16 और 2 में 16 इंटू 2 ठीक 32, 12:32 में आ गया। ठीक है, इसका कार्बन का क्या होता है 12 और इसका क्या आता है 32, तो हमने क्या आया 12:32 में आया। इसका क्या आएगा 3:8 में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो CO2 का फॉर्मेशन किसमें हुआ 3:8 में और इसका फॉर्मेशन किसमें हुआ 1:8 में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो 3:8 के मास में आएगी। ठीक, और ये आएगी हमारी 1:8 में। तो यही लॉ उन्होंने डिफाइन किया है कि जो कंपाउंड कंटेन एग्जैक्टली द प्रोपोर्शन उनका हो बाय वेट वो बिल्कुल सेम हो। ठीक, इसका हो गया, ये बताया मैंने H2O का और ये बताया हमने CO का। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ के बारे में। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये दिया था डाल्टन ने। ठीक, ये दिया था 1803 में। ठीक, डाल्टन ने दिया था ये लॉ जारी कब हुआ था 1803 में हुआ था। अब इसमें क्या बताया गया है, ठीक इसमें बताते हैं हम क्या बताया गया है। इसकी डेफिनेशन है द लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म अ मोर देन वन कंपाउंड। मतलब इसमें बताया गया कि अकॉर्डिंग टू लॉ जब दो कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, न्यू कंपाउंड, वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट, जो मास होता है एक एलिमेंट का, दैट कंबाइन विद
अदर मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो मतलब उन्होंने बताया कि जैसे दो कंपाउंड लिए हमने, ठीक है, उसका एक का मास हमेशा सेम होगा, दूसरे का मास चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे हमने दो चीज ली, उसका एक का मास हमारे हमेशा सेम होगा, यही चीज उन्होंने बताई है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं पहले, ठीक है। जैसे हमने लिया एक NO लिया, एक हमने लिया NO और एक लिया हमने NO2, ठीक। एक लिया हमने NO, एक लिया था NO2, ठीक। एक हुआ हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड और एक हुआ हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक हुआ हमारा नाइट्रेट ऑक्साइड, एक हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, कॉमन एलिमेंट इसमें सबसे पहले क्या है, कॉमन एलिमेंट है हमारे N, ठीक। और दो तो है वैसे, NO तो है ही है, ठीक है। एक एलिमेंट कॉमन क्या है हमारा N है, वो हमारा कॉमन एलिमेंट है, ठीक। अब कॉमन एलिमेंट N बताया मैंने। अब जो एक एलिमेंट होगा उसका मास हमेशा फिक्स्ड होगा, ठीक। एक एलिमेंट होगा उसका मास क्या होगा, फिक्स में होगा, ठीक। अब हमने लिया जैसे NO लिया, इसका लिया पहले N/O में हुआ है, इसका क्या है 14/6 में, इसका आ गया 7/8 में, ठीक। 14/6 में N का होता है 14, O का होता है 16, इसमें कट हुआ तो इसमें आ गया 7/8 में, ओके। अब NO2 में लिया हमने, NO2 का क्या होता है 14/32 में होता है, ठीक। 14/32 में होता है, इसका क्या हुआ 7/16 में, ठीक। अब देखो उन्होंने क्या बताया था, एक का रेशो हमेशा सेम हो, तो क्या सेम हुआ सेम हुआ, नाइट्रोजन का सेम हुआ, ठीक। 7 और 7 हुआ, ठीक। अब देखो उन्होंने यही एक्सप्लेन किया था कि एक का रेशो सेम होना चाहिए, तो रेशो सेम है हमारा, एक का नाइट्रोजन का सेम है और दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अब 8/16 को लिया हमने, अब क्या 8 + 8 8 × 16, ये किस में आया, एक होल नंबर्स में आया, ठीक। इसको यही एक्सप्लेन किया गया है कि जो एक का एलिमेंट हो वो एग्जैक्टली सेम हो दोनों में, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में सेम हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड का सेम हो, ठीक। ये बताया गया था द कंबाइंड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट द वन कंपाउंड मासेस, वन कंपाउंड का जो मास हो वो एग्जैक्टली सेम पे आया, ठीक। इसमें नाइट्रोजन का मास सेम आया है और जो ऑक्सीजन का मास किस में आ गया है, वो एक होल नंबर में आ गया है, ठीक। आगे चलते हैं, एक का फिक्स हो गया हमारा और दूसरे का क्या निकल के आया, एक होल नंबर में निकल के आया। अब लेते हैं हम नेक्स्ट है हमारा गैसियस वॉल्यूम, गे-लुईस लॉ, ठीक। अब देखो इसके बारे में समझते हैं, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये पेपर में एग्जैक्टली आता है, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है हमारा द लॉ वाज गिवन बाय गे-लुईस इन 1803, ये लॉ आया था 1808 में, ठीक। 1808 में आया था। ही एब्जॉर्ब दैट हीट द व्हेन गैस कंबाइन, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब गैस कंबाइन हो और आर प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन, मतलब जब गैस कंबाइन होगी तो किसमें निकल के आएंगे, केमिकल रिएक्शन द्वारा निकल के आए। दे डू सो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, मतलब उन्होंने बताया था जब कोई भी गैस रिएक्ट करे तो उनका मतलब जो निकल के आए उसमें सेम टेम्परेचर में आए, सेम प्रेशर में आए, ठीक। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं फिर कुछ एग्जांपलों से, ठीक है। जब देखो गैस कंबाइन हुई तो क्या निकल के आए, एक प्रोड्यूस किसमें हुई, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में हुई, अब वो किसमें आई, एक सिंपल रेशियो में आई, किसमें आई, सिंपल रेशियो में, ठीक। अब देखो फॉर एग्जांपल में लेते हैं हम ये सिर्फ गैसियस वॉल्यूम में आएगा, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब देखो गे-लुईस लॉ, 2 वॉल्यूम, देखो फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, एग्जांपल में ले लिया हमने 2H2 + O2, क्या बन के आया हमारा ये 2H2, इसको एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एक बर्निंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, देखो इसमें क्या हुआ, 2 वॉल्यूम क्या हुई हमारी, हाइड्रोजन की, 1 वॉल्यूम किसकी हुई, ऑक्सीजन की। अब बनती क्या है, 2 वॉल्यूम किसकी हुई,
टू वॉल्यूम किसकी हुई, वाटर की, ये वाटर बन के आया ना, तो किसकी हुई है, वाटर की हुई टू मॉलिक्यूल, ठीक, किसके रेशो में ऐड, अब देखो 2v रेशो 1v रेशो 2v, v से v कैंसिल, v से v कैंसिल, v से v कैंसिल, 2 1 और 2, ठीक है, ये किस में आ गया, किस रेशो में आ गया, एक होल नंबर में, होल नंबर सिंपल रेशो में आ गया। तो यही उन्होंने समझाया था कि ये सिर्फ गैसियस लॉ में फॉलो होगा, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में होगा, सिर्फ और गैस सॉलिड और लिक्विड में नहीं होगा, गैस में ही फॉलो होगा, ठीक। उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे जब दो कंपाउंड मिलकर बने तो उन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया, ठीक। अब दो वॉल्यूम इसकी हुई, एक वॉल्यूम इसकी हुई, दो वॉल्यूम, अब कोई बच्चा क्या करता है फिर 2 + 1 3 कर देता है, किसी किसी में फॉलो करता है बट हर किसी में फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें तो नहीं हुआ, एक एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, उसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा S2 + Cl2, ये बना रहा है हमारा 2HCl, ठीक है। अब देखो इसमें कितने हैं, 2 है हमारे, ठीक, 1 है, सॉरी 1 है, इसमें 1 हुआ, इसमें भी 1 हुआ, 1b, इसमें भी 1b, क्या बना हमारा 2HCl, HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड, पता है आपको, ठीक। अब 2 भी बना तो क्या हुआ, इसमें प्लस हो गया, देखो कहीं कहीं पे रूल एप्लीकेबल होता है, हर जगह रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक। b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, b से b 1 रेशो 2, ठीक है। अभी किसमें फॉर्म में है, सिंपल रेशो के फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अमोनिया का, N2 + 3H2 2H3, ठीक है। अब देखो इसमें 1 आया, इसमें 3 आया, इसमें 2 आया, ठीक है, 3 2, ठीक है, इसमें आ गया सिंपल होल नंबर के कंबाइन के फॉर्म में आ गया। तो यही लॉ, इस लॉ ने डिफाइन किया था कि एक सिंपल होल नंबर के फॉर्म में आ जाए, मतलब सिंपल रेशो में आ जाए, ठीक। ये लॉ भी कंप्लीट होता हुआ हमारा, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा एवोगाड्रो लॉ, ठीक, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ, ठीक है, ये हमारा एवोगाड्रो लॉ है, ठीक है। ये दिया था एंटोनियो एवोगाड्रो इन 1811 में ये लॉ आया था, ठीक। अब उन्होंने क्या बताया था, क्या एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, ठीक है। इसने एक्सप्लेन किया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर, मतलब उन्होंने बताया था कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। सेम टेम्परेचर और सेम मॉलिक्यूल, लिख देते हैं मैं, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर में मॉलिक्यूल कंटेन हो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट हो, ठीक। अब देखो फॉर एग्जांपल के लिए हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिया हमने 1 लीटर और यहाँ पे भी हमने 1 लीटर गैस ली, ठीक है। यहाँ पे ले ली हमने O2 गैस और यहाँ पे ले ली हमने Cl2 गैस, ठीक है। दो हमने कंटेनर लिए, उसमें दोनों में गैस भरी 1 लीटर, ठीक, 1 लीटर इसमें 1 लीटर इसमें, एट द सेम टेम्परेचर, उसमें बताया गया था ना, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में हमने एक गैस ली, ओके, समझ गया, ठीक। इसका मतलब ये है कि OG के जितने मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन के जितने मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल किसमें प्रेजेंट होंगे, Cl क्लोरीन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे उतने मॉलिक्यूल किसमें होंगे, Cl में प्रेजेंट होंगे, ओके। अब देखो एवोगाड्रो लॉ ने यही एक्सप्लेन किया था, उन्होंने ये बताया था कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने 2 कंटेनर लिए, 1 लीटर के कंटेनर लिए हमने, ठीक है, उसमें गैस फिल की, ठीक है। सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में हमने गैस फिल करी, एक लिए हमने O2, एक लिए हमने Cl2, ठीक है, दोनों गैस लिए हमने, ठीक। अब इन दोनों का क्या हुआ, इन दोनों का इसका जितना OG मतलब O2 का आएगा मॉलिक्यूल उतना ही किसमें प्रेजेंट होगा, उतना ही प्रेजेंट होगा Cl2 में, ठीक। अब देखो एवोगाड्रो लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, एवोगाड्रो का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। फॉर्मूला है हमारा V प्रोपोर्शनल N होता है, ठीक है।
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V n इज इक्वल टू में K क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। V क्या होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, n होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, V होता है वॉल्यूम ऑफ गैसेस, n होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस, ठीक है। K होता है हमारा कांस्टेंट, ठीक। अब देखो इट कैन बी रिटन कैसे लिख सकते हैं इसको V1 m1 V2 m2, ठीक। इसको n1 n2 इज इक्वल टू में V1 V2 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। V1 m1 और V2 m2 के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, समझ गए ना आप। एवोगाड्रो लॉ क्या होता है मैंने बताया आपको, इसमें सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन और हमने किसका लिया Cl2 में हमने इक्वल गैस भरी थी, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर में लिए भरी थी हमने, तो उसमें क्या है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जितना ऑक्सीजन का आएगा उतना ही क्लोरीन का भी आएगा मोल्स में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है V प्रोपोर्शनल n में V क्या होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। K क्या होता है हमारा कांस्टेंट, ओके समझ गए। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं V1 m1 में इज इक्वल टू में V2 m2 में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n1 m2 में इज इक्वल टू में V1 और m2 में, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के सारे 5 लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और क्या पढ़ा था गेलुकेज लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और एवोगाड्रो लॉ हमने आज पढ़ ली है, ठीक है। आगे के हम टॉपिक्स कल पढ़ेंगे, जिन बच्चों ने कल नहीं पढ़ा था तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ हम नोट डाउन भी करते जाइए जिसको आपको इजी हो नोट्स बनाने में, आपके एग्जाम में फुल टू फुल मार्क्स हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब आगे क्या हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।